इकोनॉमी क्या है? एक रियल वर्ल्ड सिस्टम जहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन होता है। इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स, दोनों में क्या फ़र्क है? इकोनॉमी जो है एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हमारे आसपास जो हो रहा है उसे इकोनॉमी कहते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक सब्जेक्ट है। जैसे हम स्कूल और कॉलेज में दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, मैथ्स हो, पॉलिटी हो, इंग्लिश हो, ठीक उसी तरह इकोनॉमिक्स जो है थ्योरी है। तो इकोनॉमी उस थ्योरी का एक्चुअल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पार्ट है, प्रैक्टिस है। अगर इकोनॉमिक्स ब्लूप्रिंट है तो इकोनॉमी उस ब्लूप्रिंट से बना टेंजिबल स्ट्रक्चर है। प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की प्रोसेस को कहते हैं, और जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है उनको कंज्यूमर तक या फिर रिटेलर तक पहुंचाना। यहाँ रिटेलर जो भी हमारे आसपास के दुकानें होती है जहाँ से हम अपने डेली नीड्स के सामान खरीदते हैं उन्हें रिटेलर्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली रिटेलर का काम भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुँचाना ही होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कंज्यूमर तक पहुँचाना। कंजम्पशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करना, यूज़ करना। क्या एक ही पर्सन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों हो सकता है? जी हाँ, एक ही पर्सन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों हो सकता है। जैसे कि मान के चलो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने सर्विसेज दूसरों को, पेशेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर होने से मेरा घर चल जाएगा, मेरी लाइफ चल जाएगी? नहीं, उसके लिए मुझे बाकी दूसरी सर्विसेज और दूसरे गुड्स की ज़रूरत है। जैसे खाना खाने के लिए ग्रोसरीज, जैसे बिजली, एंटरटेनमेंट। तो मैं एक तरफ से डॉक्टर की सर्विसेज प्रोड्यूस तो कर रही हूँ जिसके कारण मैं प्रोड्यूसर होंगी उस टाइम पर, लेकिन साथ ही साथ मैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी कर रही हूँ। सो एक ही इंसान एक ही साथ एक ही समय पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों हो सकता है। द टर्म प्रोज्यूमर को एल्विन टॉफलर ने कॉइन किया था, इंट्रोड्यूस किया था। प्रोज्यूमर प्रोज्यूमर जो टर्म है वो प्रोड्यूसर के प्रो और कंज्यूमर के ज्यूमर से मिलकर बना है। प्रोज्यूमर वो होता है जो एक ही तरह का गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम, अगर मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियोस कंज्यूम करती हूँ नॉलेज लेने के लिए या एंटरटेनमेंट लेने के लिए, एट द सेम टाइम मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। अगर मैं उसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने वीडियोस भी डालती हूँ जिसको दूसरे लोग कंज्यूम करते हैं, तो मैं प्रोज्यूमर कहलाऊंगी। प्रोडक्शन क्यों होता है? इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस करता है ताकि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर पैसा कमा सके। इसीलिए इकोनॉमी को अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न अ लिविंग भी बोला जाता है। हु रन्स द इकोनॉमी? इकोनॉमी इज रन बाय इट्स यूनिट्स। इन यूनिट्स को इकोनॉमिक यूनिट्स या इकोनॉमिक एजेंट्स भी बोला जाता है। इन्हीं इकोनॉमिक यूनिट्स को डिसीजन मेकर्स भी बोला जाता है। इकोनॉमिक यूनिट किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर किसी बिजनेस एंटिटी को कहा जाता है जो एक इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल डिसीजंस लेते हैं। किसी भी इकोनॉमी में मुख्य तौर पे 3 इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट। हाउस होल्ड्स एज इकोनॉमिक यूनिट्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना है
और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना है। फर्म्स एज इकोनॉमिक यूनिट्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है एंड किस टेक्निक का यूज़ करके प्रोड्यूस करना है। फर्म्स का ये डिसीजन हमेशा हाउस होल्ड के कंजम्पशन डिसीजन पे बेस्ड होता है। फर्म्स हमेशा उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगी जिन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का डिसीजन हाउस होल्ड्स लेंगे। जब एक फर्म ये डिसाइड कर लेती है कि उसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तब उसका अगला डिसीजन ये होता है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को उसे किन टेक्निक्स को यूज़ करके प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होता है जहाँ मशीनों का कम इस्तेमाल होता है और ह्यूमन लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होता है जहाँ ह्यूमन लेबर का कम इस्तेमाल होता है और मशीनों का, टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेशन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन सारी चीज़ों पे डिसीजन लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ह्यूमन के नीड्स और वांट्स अनलिमिटेड है, इनकी कोई सीमा नहीं है और नेचर में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। यानी नेचर के रिसोर्सेज कभी भी ह्यूमन के डिज़ायर्स को, वांट्स को, नीड्स को पूरी तरह फुलफ़िल नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। इसके अलावा एक ही रिसोर्स को हम कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि इस लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरीके से यूज़ करना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करना है। जब इन सारी चीज़ों पर डिसीजन ले लिया जाता है तब प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है? प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जो इनपुट्स से स्टार्ट होता है और जब हमें उन इनपुट्स से आउटपुट मिल जाता है, हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाता है, तो प्रोडक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इन्हीं इनपुट्स को इकोनॉमी में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं और आउटपुट को गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कहते हैं जिनको यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मेन तौर पे 4 कैटेगरी होती है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स हर उन चीज़ों को कहते हैं जो हमारे काम के हैं या फिर जिनको कंज्यूम करके हमारा कोई नीड या हमारा वांट, डिज़ायर सेटिस्फाई होता है। रिसोर्सेज हर वो चीज़ को कहते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है और जिससे हमें यूटिलिटी मिलती है। यूटिलिटी क्या होती है? अगर कोई गुड या सर्विस किसी ह्यूमन के कोई भी नीड्स हो, वांट्स हो, उसको सेटिस्फाई करने का पावर रखती है, तो उस वांट एंड नीड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को उस गुड या सर्विस की यूटिलिटी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ रिसोर्स तब है जब उस रिसोर्स से हमें पैसों का फ़ायदा हो। यानी किसी भी रिसोर्स की सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। रिसोर्सेज इसलिए भी वैल्यूबल होती हैं क्योंकि उनके वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू के अलावा उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी चीज़ की नेचुरल वैल्यू होती है क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट करता है। यानी कोई भी हमारे आसपास पाई जाने वाली कोई भी चीज़, जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया या कोई पहाड़ हो गई, कोई नदी हो गई, इकोसिस्टम हो गया, वो सब नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके पास ये राइट है कि वो वैसे ही एग्जिस्ट करें
और फले फूलें और अच्छी कंडीशंस में रहें। भले ही उनसे हमें पैसों का कोई फ़ायदा हो ना हो, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो ना हो, इस वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। मॉनेटरी वैल्यू किसी रिसोर्स की सिंपल उसका प्राइस टैग होता है, मतलब हम उसको कितने में खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू किसी रिसोर्स की ये होती है कि उस रिसोर्स से हमें क्या काम निकाल सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। हर रिसोर्स की यूटिलिटी और वैल्यू हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है, यानी कि सब्जेक्टिव होती है। वो किसी इंडिविजुअल के परसेप्शन, उसके टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चरल सराउंडिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कहते हैं जिनको यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मेन तौर पे 4 कैटेगरी होती है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। लैंड की कैटेगरी में सिर्फ लैंड नहीं आता, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर में मिलते हैं वो सब लैंड की कैटेगरी में आते हैं। लेबर किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए एक ह्यूमन जो अपना मेंटल और फिज़िकल एनर्जी खर्च करता है, जो एफर्ट लगाता है, उसे लेबर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हो, उन सब को ऑर्गेनाइज करता है और कंबाइन करता है ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। एंटरप्रेन्योर ये सब क्यों करता है? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। एंटरप्रेन्योर किसी भी इकोनॉमी में एक इनोवेटर का रोल प्ले करता है, जो या तो नए प्रोडक्ट को इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करता है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में एफिशिएंसी और इनोवेशन लाता है। और ये सब करने में जो लॉस का रिस्क होता है या प्रॉफिट का बेनिफिट होता है, वो सब एंटरप्रेन्योर के हिस्से आता है, इसलिए उसे रिस्क टेकर भी बोलते हैं। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल। कैपिटल क्या है? जैसे लैंड में सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, उसी तरह कैपिटल में जितने भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जिनको ह्यूमन ने बनाया है, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके अपनी आसानी के लिए, उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इनटेंजिबल उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हम देख सकते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को फील कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने हाथों से टच नहीं कर सकते। इनटेंजिबल चीज़ें या तो इंटेलेक्चुअल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में या लीगल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई अग्रीमेंट हो गया, उनको हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पेपर में देख सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट का जो कानूनी इफ़ेक्ट है, हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे कोई इमोशंस हो गया, कोई आइडिया हो गया। टेंजिबल कैपिटल में फिज़िकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल आते हैं। इनटेंजिबल कैपिटल में ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल आते हैं। कैपिटल की इन कैटेगरीज़ के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि एसेट और रिसोर्स क्या होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो एक रिसोर्स भी होता है और एक एसेट भी होता है। रिसोर्स के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, तो अब बात करेंगे एसेट की। एसेट क्या है? कोई भी चीज़ जिसके थ्रू हमें प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो फाइनेंशियल रिटर्न आता है, माने पैसे आते हैं। अगर एक बार भी किसी रिसोर्स से हमें पैसों का फ़ायदा होता है तो उसे भी एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। हवा हो, सनलाइट हो, पानी हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये सब एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक इंसान उनको ओन नहीं करता, कोई भी एक इंसान इन सारी चीज़ों का मालिक नहीं है। और अगर वो कोई एक इंसान इस चीज़ का मालिक नहीं है तो उसको इन चीज़ों से कोई प्रेजेंट या फ्यूचर
फाइनेंशियल रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि ना वो उनको बेच सकता है ना वो उनको ख़रीद सकता है। किसी चीज़ को हम बेच और ख़रीद तब सकते हैं जब हम उसके ओनर हों। इसीलिए जितने भी एसेट्स हैं वो रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे रिसोर्स एसेट नहीं होते। एसेट उन्हीं रिसोर्सेज को बोला जाता है जिनके थ्रू हम पैसे कमाते हैं, बार बार या एक बार ही सही। फाइनेंशियल रिटर्न के अलावा एसेट वो होता है जिसका एक रेजिडुअल वैल्यू हो या जिसका प्राइस टाइम के साथ बढ़े। एसेट एप्रिसिएशन क्या होता है? जब समय के साथ किसी एसेट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है, उसे एसेट एप्रिसिएशन कहा जाता है। फाइनेंशियल रिटर्न जनरली प्रॉफिट को कहते हैं। कैपिटल गेन क्या है? जैसे हमने किसी कैपिटल एसेट को जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा में बेचा तो हमको जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन है। जैसे अगर कोई घर हमने 50 लाख में ख़रीदा लेकिन उसको 70 लाख में बेचा तो हमें 20 लाख का फ़ायदा हुआ, इसे कैपिटल गेन कहते हैं। किसी एसेट को जब हम बेचने जाते हैं तो उसके बदले हमें जो दाम मिलता है वो उसका रीसेल वैल्यू है। कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस कैपिटल रिटर्न का अपोजिट होता है, यानी जितने में ख़रीदा उससे कम में बेचा। जैसे अगर हमने कोई घर 50 लाख में ख़रीदा और उसको 40 लाख में बेचा तो जो 10 लाख का हमको नुकसान हुआ उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। और 40 लाख जिस दाम पे हमने उस घर को बेचा उसे रीसेल वैल्यू बोलते हैं। रीसेल लॉस और कैपिटल लॉस में क्या फ़र्क है? रीसेल लॉस जब हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं और हमको उसके बाइंग प्राइस से उसका सेलिंग प्राइस कम मिलता है और हमारा लॉस होता है, उसे रीसेल लॉस बोलते हैं। जैसे हमने कोई कार बेची या कोई फर्नीचर बेचा, कोई स्मार्टफोन मोबाइल बेचा, कोई कपड़ा बेचा। लेकिन कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल एसेट्स के लिए होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हमें ये पता चलता है कि कोई एसेट कितना प्रॉफिटेबल है। जब हमें किसी एसेट को बेचकर फ़ायदा होता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होता है, और जब हमें लॉस होता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होता है। जब किसी एसेट से हमें रेगुलर पैसा आए उसे इनकम रिटर्न बोलते हैं। कैपिटल रिटर्न जो होता है, कैपिटल एसेट को बेचने पर हमको एक बार मिलता है, लेकिन इनकम रिटर्न जो है किसी एसेट से हमें पीरियोडिकली मिलता है। यानी जैसे हमने किसी घर को रेंट पे दिया है तो हमको हर महीने उससे रेंट आएगा। रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यू जब कोई एसेट का ओनर है, जब उस एसेट का पूरा लाइफ ख़त्म होने के बाद या तो जब उसे स्क्रैप करता है, वो जब एसेट रिटायर हो जाता है तो उसे स्क्रैप करता है, तो उसे जो पैसा मिलता है, जो वैल्यू मिलता है, उसे उस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं। लीज़ एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें एसेट का ओनर दूसरी पार्टी को रेगुलर पेमेंट के बदले स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपने एसेट को यूज़ करने का राइट देता है, चाहे वो गाड़ी हो, मशीन हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो। लीज़ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दोनों पार्टीज़ को एसेट को यूज़ करके उससे बेनिफिट लेने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ओनर को रेगुलर पेमेंट मिलता है और जो दूसरी पार्टी है उसको एसेट को बिना रुकावट के यूज़ करने का लाइसेंस। लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एसेट के ओनर को लेसर बोलते हैं और जो इंडिविजुअल पेमेंट करता है एसेट को यूज़ करने के लिए उसे लेसी बोलते हैं। रेंट क्या होता है? रेंट में भी जो लैंडलॉर्ड होता है, जो एसेट का ओनर होता है, उसे जो टेनेंट होता है यानी किराएदार रेगुलर पेमेंट देता है किसी जगह पे रहने के लिए। रेंटर क्या होता है? रेंटर एक ब्रॉड टर्म होता है जिसके अंदर टेनेंट आते हैं, किराएदार होते हैं। रेंटर वो होता है जो किसी से कोई एसेट पेमेंट के बदले यूज़ करने के लिए लेता है। किसी टेनेंट जो होता है किसी घर में रहने के लिए लैंडलॉर्ड को पैसे देता है, लेकिन रेंटर जो होता है नॉन रियल इस्टेट आइटम जैसे कोई कार हो, डीवीडी हो, किसी सामान के लिए को यूज़ करने के लिए पेमेंट देता है। टेनेंट वो होता है जो किसी घर में
किसी प्रॉपर्टी में रहने के लिए लैंडलॉर्ड को, जो उस घर का मालिक है, उसको पैसा देता है। और ऑक्यूपेंट जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो टेनेंट, माने टेनेंट पैसा देने वाले को बोलते हैं, लेकिन ऑक्यूपेंट उस जगह में रहने वाले को बोलते हैं। रेंट का जो टर्म होता है वो लीज़ के मुकाबले छोटा होता है। रेंट को सिर्फ एक नोटिस के थ्रू कैंसिल कर सकते हैं या उसका रिन्यूअल कर सकते हैं। रेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो लीज़ के मुकाबले कम स्ट्रिक्ट होते हैं। लीज़ का जो टर्म होता है, ड्यूरेशन होता है, वो रेंट के मुकाबले ज़्यादा होता है, लंबा होता है। और जो लीज़ के जो रेट्स हैं वो इस तरीके से फिक्स किए जाते हैं कि फ्यूचर में सडन रेट हाइक से प्रोटेक्शन मिल सके, जिससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है। लीज़ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो रेंट के मुकाबले स्ट्रिक्ट होते हैं और उनको अगर तोड़ा जाए तो हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज, जुर्माना लग सकता है। रीसेल गेन क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको बेचने से हमको फाइनेंशियल रिटर्न होता है, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, फ़ायदा होता है, उसे रीसेल गेन बोला जाता है। चाहे वो हमारा जूता हो, हमारा टीवी हो, हमारा फ्रिज हो। कैपिटल गेन क्या होता है? जब सिर्फ कैपिटल एसेट को बेचने पर हमको फ़ायदा हो, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। यानी रीसेल गेन में सारे एसेट्स आते हैं, सारे रिसोर्सेज आते हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लेकिन कैपिटल गेन में सिर्फ कैपिटल एसेट्स आते हैं। रेवेन्यू क्या है? कोई भी बिजनेस जिस चीज़ का, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है और उसको बेचने पर उसको जो पूरा अमाउंट मिलता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू को ग्रॉस सेल्स भी बोलते हैं या टॉप लाइन बोलते हैं। फिर 3 तरीके का होता है: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ही ग्रॉस इनकम भी बोलते हैं, जब रेवेन्यू से सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस किया जाता है, उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं या ग्रॉस इनकम बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। रेवेन्यू और ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? जैसे कोई बेकरी है, वो केक सेल करता है, तो उसने 100 केक सेल की और हर एक केक का जो प्राइस था वो 50 रुपये था, तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? जितना केक उसने सेल किया प्लस पर केक का प्राइस, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। माने उस गुड को बेचने के बाद बेकरी वाले को कितना पैसा मिला, टोटल पैसा कितना मिला। यानी 100 केक 50 रुपये के दाम में 100 केक बेचे तो 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, ये हुआ रेवेन्यू। लेकिन अगर हर एक केक को बनाने में 15 रुपये का, अगर हर एक केक को बनाने में 15 रुपये खर्चा लगा है, तो जब हम उस 15 रुपये के खर्चे को माइनस करते हैं उस रेवेन्यू में, तो हर एक केक पे हमको 35 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 50 रुपये में केक बिका है, लेकिन हमको पूरा 50 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ है। उस 50 में से 15 रुपये हमने अपने जेब से लगाए हैं, तो उस 15 को माइनस करने पर जो 35 रुपये बचे हर एक केक पर, वो हुआ ग्रॉस इनकम, यानी टोटल 3,500 रुपये। तो रेवेन्यू जो है टोटल मनी जितना किसी गुड या सर्विस को बेचने पर किसी बिज़नेस को मिलता है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होता, इसलिए इसे ग्रॉस सेल्स बोलते हैं। लेकिन ग्रॉस इनकम में क्या होता है? किसी गुड या सर्विस को बनाने में जो डायरेक्ट जो कॉस्ट है, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस किया जाए तो वो ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? किसी स्पेसिफिक गुड या सर्विस को बनाने के लिए जो खर्चा होता है उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। यानी जैसे किसी लकड़ी का चेयर बनाने के लिए जो लकड़ी लगा, उस लकड़ी का खर्चा, और जो वर्कर्स ने उस लकड़ी को चेयर का फॉर्म दिया, चेयर का शेप दिया, उनको वेजेस देने का खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है किसी स्पेसिफिक गुड या सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब किसी चेयर बनाने वाले बिजनेस के
उस पर्टिकुलर गुड और सर्विस को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा, जो लेबर चार्ज लगा, उसको हटा के जो बाकी खर्चे हैं, जैसे वो बिज़नेस, चेयर बनाने का बिज़नेस किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग का रेंट देना, पानी का बिल देना, उसमें जो मशीन यूज़ हो रहे हैं उनका पैसा देना, उस बिल्डिंग को जो गार्ड कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड, उसका पैसा देना, सारे एक्टिविटीज़ को जो मैनेज कर रहा है उस मैनेजर का पैसा देना, ये सारे जो कॉस्ट हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाते हैं। यानी डायरेक्ट कॉस्ट में सिर्फ किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विस को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल और जो लेबर चार्ज है वो आता है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा बाकी सारे कॉस्ट आते हैं। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद है प्रॉफिट के दूसरी टाइप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब रेवेन्यू में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब रेवेन्यू में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट को माइनस किया जाता है तो उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट जब रेवेन्यू में से सारे कॉस्ट, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या और भी बाकी चीज़ें जो भी खर्चा लगा है, उन सब को माइनस कर देते हैं तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाता है। नेट प्रॉफिट को ही नेट इनकम या बॉटम लाइन बोलते हैं। प्रॉफिट और गेन में क्या अंतर है? प्रॉफिट वो होता है जो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अपने कोर ऑपरेशन से कमाती है, मतलब जिस चीज़ का बिजनेस है उसी चीज़ को करके उसको जो मुनाफा होता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। जैसे एक बेकरी है, उसका मेन काम है ब्रेड या केक बेचना, और उसी ब्रेड और केक को बेचकर उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट जो है रिकरिंग होता है, माने बार बार होता रहता है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की जो सेल है वो भी लगातार होती रहती है। और ये जो एक्सपेक्टेड है, कोई भी बिज़नेस ये एक्सपेक्ट करता ही है कि वो प्रॉफिट कमाएगा और उसी वजह से ही वो बिज़नेस को स्टार्ट भी करता है। तो प्रॉफिट जो है रिकरिंग है, यानी बार बार होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है और एक्सपेक्टेड इवेंट है। जबकि गेन क्या है? गेन जो है कोर बिजनेस ऑपरेशन के अलावा, कोर बिजनेस एक्टिविटी के अलावा जो फाइनेंशियल गेन हुआ उसे गेन कहते हैं। जैसे वही बेकरी ने अपना कोई गाड़ी बेचा या अपना कोई प्रॉपर्टी बेचा और उससे उसको फ़ायदा हुआ, एक्स्ट्रा पैसे मिले, या कोई लॉटरी का प्राइज़ जीता या कोई कोर्ट केस जीता जिससे उसे फाइनेंशियल रिटर्न हुआ, पैसे मिले, उसको बोलते हैं गेन। गेन जो है हमेशा नहीं होता है, बार बार नहीं होता है, वो एक तो अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी वो होगा इस बात की, इस चीज़ का बिजनेसेस को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। गेन जो है अनएक्सपेक्टेड होता है, अचानक होता है, और ये हमेशा नहीं होता, बार बार नहीं होता, ये वन टाइम इवेंट है, अचानक होता है, उसे गेन कहते हैं। जब किसी गुड एंड सर्विस को बेचने पर जितना खर्चा हुआ था उस गुड एंड सर्विस को बनाने में, उससे कम रेवेन्यू मिलता है तो लॉस होता है। या किसी रिसोर्स को गुड या सर्विस बनाने के लिए यूज़ किया गया लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया, उसको और अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता था, यानी उसका पोटेंशियल वेस्ट हो गया, उसे भी लॉस कहते हैं। लॉस कई तरीके के होते हैं बिजनेस एक्टिविटी में, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस की सिर्फ यही डेफिनेशन, इतनी समझ काफ़ी है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम डिटेल में लॉस क्या है, कितने तरीके के होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर है रियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है? रियलाइज्ड प्रॉफिट जब हम एक्चुअली अपने एसेट को बेचते हैं और उससे हमें फ़ायदा होता है, उसे रियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। यानी जैसे मैंने कोई शेयर ख़रीदा था 100 रुपये में और उसको 150 रुपये में बेच दिया, तो जो 50 रुपये फ़ायदा मुझे उसको बेचने पर हुआ उसे रियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है? यहाँ प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल है, प्रॉफिट हो सकता है अगर हम अपने किसी एसेट को बेचें, लेकिन हमने उसे अभी तक बेचा नहीं है। जैसे मेरे पास एक शेयर है 100 रुपये में जिसे मैंने ख़रीदा है, उसका मार्केट प्राइस जो है बढ़ गया है, यानी वो 100 का शेयर अब 150 का हो गया है। अगर मैं उसे बेच दूं तो मुझे 50 का फ़ायदा होगा,
लेकिन मैंने उसे अभी तक बेचा नहीं है, तो मुझे 50 का फ़ायदा हुआ नहीं है, हो सकता है। उसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। ये जो है डायनामिक होता है, यानी अगर एसेट का प्राइस बढ़ा तो फ़ायदा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एसेट का प्राइस हमेशा बढ़े ही, कम भी हो सकता है, तब नुकसान होगा। अनरियलाइज्ड लॉस क्या है? जब हमारे पास कोई एसेट है और उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, और ये उसे अनरियलाइज्ड लॉस कहते हैं। लेकिन हमने उस एसेट को लॉस में बेचा नहीं है, तो हमको लॉस हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम बेचने जाएँ तो हमको लॉस हो सकता है, पोटेंशियल लॉस है, उसे अनरियलाइज्ड लॉस कहते हैं। और रियलाइज्ड लॉस क्या होता है? जब हमने किसी अपने एसेट को बेच दिया और हमको लॉस हुआ, हमने जितने में एसेट ख़रीदा था उससे कम में उसे बेच दिया, तो उसे रियलाइज्ड लॉस कहते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को पेपर गेन बोलते हैं, अनरियलाइज्ड लॉस को पेपर लॉस बोलते हैं। अनरियलाइज्ड लॉस या अनरियलाइज्ड गेन को पेपर गेन या पेपर लॉस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, रियल में हुआ नहीं है। हमने एसेट को अभी बेचा नहीं है और एक्चुअल मनी हमारे हाथ में आया नहीं है या हमारे हाथ से गया नहीं है, और वो जो वैल्यू है वो कभी भी बदल सकती है, इसलिए उसे पेपर गेन या पेपर लॉस बोलते हैं। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एसेट क्या होता है? प्रोडक्टिव एसेट वो होता है जिससे हमें या तो फ़ायदा हो रहा है प्रेजेंट में, या वो ऐसा एसेट है जिसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, तो उससे फ्यूचर में फ़ायदा होगा, उसे प्रोडक्टिव एसेट बोलते हैं। जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, मेरे पास कोई घर है और मैंने उसे रेंट पे दे रखा है, तो उससे मुझे हर महीने रेंटल इनकम हो रही है, तो वो घर जो है मेरे लिए प्रोडक्टिव एसेट होगा। अनप्रोडक्टिव एसेट वो होता है जिस एसेट से हमें प्रेजेंट में कोई इनकम नहीं हो रहा, लेकिन हमने उसे अपने पास इसीलिए रख रखा है, उसकी ओनरशिप इसीलिए रख रखी है क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेशंस है कि शायद फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़े और उससे हमें फ़ायदा हो। अनप्रोडक्टिव एसेट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक अनप्रोडक्टिव एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट और अनप्रोडक्टिव एंड एप्रिशिएटिव एसेट। अनप्रोडक्टिव एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट वो होते हैं जिनका हमें प्रेजेंट में जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन समय के साथ उनकी जो वैल्यू है वो भी कम होती जा रही है। जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, विद टाइम वो डेप्रिशिएट होते हैं, उनकी कंडीशन ख़राब होती है, उनका रिपेयर और मेंटेनेंस में ख़र्चा ज़्यादा होता है, और अगर हम उसे बेचने भी जाएँ फ्यूचर में तो हमें जितने में हमने ख़रीदा था हमें उससे कम में उसे बेचना पड़ता है, यानी उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है, इसलिए और प्रेजेंट में भी हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसे अनप्रोडक्टिव डेप्रिशिएटिंग एसेट बोलते हैं। अनप्रोडक्टिव एप्रिशिएटिंग एसेट वो होता है जो हमें प्रेजेंट में हम उन एसेट से पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन उनकी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू वो फ्यूचर में बढ़ सकती है, डिमांड के कारण, महंगाई के कारण, या उसकी स्कैरसिटी के कारण, उसकी कमी के कारण, सप्लाई में कमी के कारण। जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदने पर हमको प्रेजेंट में उस गोल्ड ज्वेलरी से कोई इनकम नहीं हो रही है, लेकिन फ्यूचर में उसके दाम बढ़ सकते हैं, तो हमें जितने में हमने ख़रीदा था उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू उसकी फ्यूचर में मिल जाएगी। इसे अनप्रोडक्टिव एप्रिशिएटिंग एसेट बोलते हैं। प्रोडक्टिव एसेट हो या अनप्रोडक्टिव एसेट हो, दोनों टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल हो सकते हैं। इनटेंजिबल अनप्रोडक्टिव एसेट क्या है? जैसे हमारे बैंक में पैसा रखा है, लेकिन वो उस पैसे से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, और अगर बैंक से इंटरेस्ट मिल भी रहा है तो इन्फ्लेशन के कारण उस पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है जितनी पहले थी उससे। और टेंजिबल अनप्रोडक्टिव एसेट तो वही सोना, गाड़ी,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, वॉशिंग मशीन। प्रोडक्टिव टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। प्रोडक्टिव इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी चीज़ का हमारे पास कॉपीराइट है जिससे हमें रॉयल्टी मिलती है, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोई बुक है हमारा, या हमारा खुद का कोर्स है जो डिजिटल फॉर्म में है और जिसको हम बार बार बेच के या फ्यूचर में भी बेच के पैसा कमा सकते हैं, उसे प्रोडक्टिव इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। एसेट्स की और भी कैटेगरीज होती हैं जैसे कि मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल एसेट्स वो एसेट्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं और ऐसा करने में ना वो टूटेगा फूटेगा ना ये डैमेज होगा। मूवेबल एसेट टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। टेंजिबल मूवेबल एसेट माने जैसे हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारा गाड़ी, हमारा फ़ोन एक्सेट्रा। मूवेबल इनटेंजिबल मूवेबल एसेट्स यानी जैसे हमारा बैंक बैलेंस, हम कहीं भी जाएं हमारा बैंक बैलेंस हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, उसे इनटेंजिबल मूवेबल एसेट बोलते हैं। इमूवेबल एसेट वो होता है जो ज़मीन से अटैच्ड होता है परमानेंटली, उसको एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते और अगर ले जाने की कोशिश करेंगे तो उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डैमेज करना पड़ेगा। जैसे ज़मीन, जो प्लॉट होता है वो जिस जगह पर है उस जगह पर है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। जैसे घर, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए अटैच कर दिया जाता है उसे फिक्सचर कहते हैं और वह फिक्सचर फिर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाता है। जैसे हमारा घर है वो इमूवेबल एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है और उसमें जो सीलिंग फैन लगा है वो मूवेबल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लाया गया और उसके बाद उसको हमारे घर की सीलिंग में लगाया गया, लेकिन अब वो उससे अटैच हो चुका है तो वो उसका उस घर का हिस्सा है। मूवेबल एसेट जो होता है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकता है, लेकिन इमूवेबल एसेट जो है वो इनटेंजिबल नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल ही होता है। इमूवेबल जो एसेट्स होते हैं उन्हें रियल प्रॉपर्टी बोला जाता है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी हर वो चीज़ जिसको यूज़ करने का हमारे पास लीगल राइट है, हम जिसके मालिक हैं, ओनर हैं। प्रॉपर्टी जो है एसेट भी बन सकता है या लाइबिलिटी भी बन सकता है, यानी हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे लिए एसेट भी बन सकता है, लाइबिलिटी भी बन सकता है। एसेट क्या है हम डिटेल में जान चुके हैं। लाइबिलिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, अगर उससे हमको कोई ना पीरियोडिक रेवेन्यू आ रहा है, ऑनगोइंग, अगर एक प्रॉपर्टी उससे हमें ना प्रेजेंट में फाइनेंशियल रिटर्न आ रहा है ना फ्यूचर में उससे कोई फाइनेंशियल रिटर्न आएगा, जबकि उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सही तरीके से रखने के लिए हमारे जेब से उल्टा पैसा और जा रहा है, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे हमारा गाड़ी हो गया, हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, उससे हमको ना प्रेजेंट में फाइनेंशियल रिटर्न आ रहा है ना फ्यूचर में आएगा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, सही कंडीशन में रखने के लिए हमको जो खर्चा करना पड़ता है, उस प्रॉपर्टी का टैक्स देना पड़ता है, जिससे कैश जो है हमारे पॉकेट से जाता है, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। तो एक प्रॉपर्टी जो है एसेट भी बन सकता है, लाइबिलिटी भी बन सकता है। यानी सिंपल वर्ड में एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा लाता है, लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। प्रॉपर्टी भी टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकती है। टेंजिबल प्रॉपर्टी वही लैंड, बिल्डिंग, घर, गाड़ी, और इनटेंजिबल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारा बैंक बैलेंस। रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई जगह हो गया जहाँ पे लोग रहने के लिए जिसको यूज़ करते हैं,
उसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। और कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसको बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, रहने के लिए नहीं। जैसे किसी बिल्डिंग है, उसमें ऑफिस बनाया गया या उसको गोदाम बनाया गया। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल। कैपिटल क्या है? जैसे लैंड में सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, उसी तरह कैपिटल में जितने भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जिनको ह्यूमन ने बनाया है, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके अपनी आसानी के लिए, उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल कैपिटल में फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल आते हैं। इनटेंजिबल कैपिटल में ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल आते हैं। जितने भी टेंजिबल मैन मेड एसेट्स हैं, जिनका यूज़ गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए होता है, उसे फिज़िकल कैपिटल बोलते हैं। जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। फिज़िकल कैपिटल को ही रियल कैपिटल भी बोलते हैं। फिज़िकल कैपिटल हमेशा टेंजिबल होता है, फिज़िकल कैपिटल कभी भी इनटेंजिबल नहीं हो सकता। फाइनेंशियल कैपिटल दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। टेंजिबल फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में जैसे फिज़िकल करेंसी आती है, ऐसे करेंसी जैसे बैंक नोट हो गया, मेटल कॉइन जिनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपने हाथ में, या गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार हो गए। इनटेंजिबल फाइनेंशियल एसेट्स जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, जिनका फ़ायदा जिनको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन उनका फ़ायदा कंपनी को सालों साल होता है। जैसे ब्रांड की वैल्यू हो गई, कोई अग्रीमेंट हो गया। ह्यूमन कैपिटल हमेशा इनटेंजिबल ही होता है, टेंजिबल कभी नहीं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब किसी इंसान को या उसकी स्किल को ह्यूमन कैपिटल नहीं बोला जाता है। किसी इंसान के पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, उससे वो कितना पैसा कमा सकता है, उससे ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो टर्म है और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है, इसको 1960s में दो इकोनॉमिस्ट थियोडोर स्कल्स एंड गैरी बेकर ने डेवलप किया था। कैपिटल थ्योरी क्या कहता है? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहता है कि अगर पीपल में इन्वेस्ट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर, उनके एजुकेशन में, उनकी ट्रेनिंग में, तो इससे बिजनेसेस को ही फ़ायदा होगा, उन इंडिविजुअल्स को फ़ायदा होगा और ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ह्यूमन कैपिटल जो है नॉन फंगिबल होता है या नॉन फंजिबल होता है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हर एक इंसान की खुद की एक पर्सनालिटी होती है, उसके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका नॉलेज बेस अलग होता है और उनकी स्किल सेट अलग होता है। तो कोई भी एक दूसरा इंसान किसी इंसान का हूबहू कॉपी नहीं कर सकता, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल को नॉन फंजिबल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल को हाइब्रिड कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का कुछ एस्पेक्ट नेचर से जुड़ा होता है, तो कुछ एस्पेक्ट मैन मेड होता है। जैसे हम ह्यूमन हैं, हमारा होना नेचुरल है, लेकिन हमारे पास जो स्किल्स हैं, जो एजुकेशन हमने एक्वायर की है, वो सब मैन मेड है। क्योंकि नेचर में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, नेचर में जॉब ट्रेनिंग नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल कैपिटल क्या होता है? किसी भी कंपनी का जो काम करने का तरीका है, उसके पास जो नॉलेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है, जिसको यूज़ करके वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ करता है और रेवेन्यू जनरेट करता है, उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल कैपिटल बोलते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो बिज़नेस एंटिटी जो है, वो कोई कंपनी जो है, कौन से स्टेप बाय स्टेप रूटीन फॉलो करती है, कस्टमर कंप्लेंट के लिए कौन से तरीके अपनाती है, कौन से सॉफ्टवेयर को वो यूज़ करती है अपने रूटीन टास्क को ऑटोमेट करने के लिए और समय बचाने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए।
अपने गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी चेक करने के लिए, उनकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कौन से तरीके और स्टैंडर्ड्स अपनाती हैं, वो सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरल कैपिटल में आता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चरल कैपिटल का ही हिस्सा होता है। स्ट्रक्चरल कैपिटल जो है किसी भी कंपनी का नॉन ह्यूमन एसेट होता है। अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय चला भी जाए उस कंपनी से तो भी वो स्ट्रक्चरल कैपिटल हमेशा उस कंपनी के पास रहता है। ह्यूमन कैपिटल जो होता है किसी भी इंसान का जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू। जब एक एम्प्लॉय किसी कंपनी को छोड़ता है तो ह्यूमन कैपिटल उस एम्प्लॉय के साथ उस कंपनी से चला जाता है, जबकि स्ट्रक्चरल कैपिटल जो है कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ने पर भी कंपनी के साथ रहता है। सोशल और रिलेशनल कैपिटल क्या होते हैं? सोशल और रिलेशनल कैपिटल जो हैं दोनों अलग अलग हैं। सोशल कैपिटल के अंदर ही रिलेशनल कैपिटल आता है। सोशल कैपिटल क्या होता है कि कोई कंपनी कितने लोगों को जानती है, उसका कितना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन जो रिलेशनल कैपिटल जो होता है उन नेटवर्क के साथ उस कंपनी के कैसे रिलेशन है, कितना ट्रस्ट है उस कंपनी के लिए लोगों का। यानी सोशल कैपिटल मतलब लोगों से जुड़ाव होना। जितने ज़्यादा लोगों से लिंक होगा उतना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना बड़ा सोशल कैपिटल होगा। लेकिन जो रिलेशनल कैपिटल होता है वो उस नेटवर्क को वैल्यू प्रोवाइड करता है। माने कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, अगर रिलेशनल कैपिटल नहीं है तो वो नेटवर्क कंपनी के लिए वैल्यूबल नहीं होगा। माने जितने बड़ा नेटवर्क है उस कंपनी का, उस नेटवर्क में कितने ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी पर पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं, उसकी रेपुटेशन उनके सामने अच्छी है। ये सोशल कैपिटल और रिलेशनल कैपिटल कंपनी के साथ साथ किसी इंडिविजुअल के लाइफ का भी हिस्सा होती है। किसी इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी जितने लोगों को कोई इंसान जानता है उसको उसका सोशल कैपिटल बोलते हैं। लेकिन उनमें से जिन जिन लोगों के साथ उसका गहरा रिश्ता है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, उसको रिलेशनल कैपिटल बोलते हैं। यानी सोशल कैपिटल माने क्वांटिटी और रिलेशनल कैपिटल माने क्वालिटी। एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे वो उसको कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं उसको फैक्टर मार्केट में। फैक्टर मार्केट क्या है? एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ बिजनेसेस और फर्म्स हों, सारे जो इनपुट्स हैं जो उनको चाहिए प्रोडक्शन के लिए उनको खरीदते हैं। यहाँ पे दो तरह के मार्केट है, एक होता है फैक्टर मार्केट, एक होता है लेबर मार्केट। हाँ, फैक्टर मार्केट जो होते हैं जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ट्रेडिंग होती है। फैक्टर मार्केट एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर में लेबर मार्केट आता है। लेबर की जो डिमांड होती है लेबर मार्केट में हो या फैक्टर की डिमांड फैक्टर मार्केट में है, ये जो डिमांड है इसको डिराइव डिमांड कहते हैं। डिराइव डिमांड क्यों बोलते हैं? कि किसी चीज़ की इनकी जो है कोई इंट्रिंसिक यूटिलिटी नहीं है। तो इंट्रिंसिक यूटिलिटी मतलब अपने आप में उनकी अलग से डिमांड नहीं होती है, वो किसी चीज़ के काम आते हैं इसलिए उन चीज़ की डिमांड होती है। जैसे कंज्यूमर्स जो हैं लेबर नहीं खरीदते या फैक्टर्स नहीं खरीदते, उनको चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए। तो उस फाइनल कंजम्पशन की डिमांड की वजह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, अपने मटेरियल वेलफेयर के लिए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए ये जो सारे फैक्टर्स हैं या लेबर है इनको काम पे लगाते हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं होगी तो फैक्टर्स की भी डिमांड नहीं होगी। यानी कंज्यूमर को सिर्फ आउटपुट चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, कंज्यूमर सिर्फ उसी की डिमांड करती है और उसी डिमांडेड आउटपुट के प्रोडक्शन के लिए ही प्रोड्यूसर जो है इन इनपुट्स की डिमांड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की या लेबर्स की डिमांड करते हैं, इसलिए इनके डिमांड को डिराइव्ड डिमांड बोला जाता है। अब है बायर सेलर फ्लिप। बायर सेलर फ्लिप में क्या होता है? बायर और सेलर का जो रोल है वो रिवर्स हो जाता है। कैसे होता है? किसी भी गुड्स या सर्विस या प्रोडक्ट के मार्केट में जनरली हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं या बायर होते हैं, और जो बिजनेसेस और फर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर या सेलर होते हैं। लेकिन जो फैक्टर या लेबर मार्केट होता है उसमें हाउस होल्ड जो हैं या फैक्टर्स जो हैं दूसरे फैक्टर्स वो
अपने फैक्टर सर्विसेज सेल करती हैं और फर्म्स जो होते हैं वो बायर बन जाते हैं और वो भी क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज को बाय करते हैं। सो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में एज इनपुट्स, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल के फॉर्म में हो, एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में हो, उसे ही फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म्स इनको जो पेमेंट करती है उनको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, और जो फैक्टर सर्विसेज के लिए ये पेमेंट जो है इनकम है तो उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। याद रखना, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम जो है एक ही चीज़ है। जब फर्म पे करता है तो फर्म के लिए वो फैक्टर पेमेंट्स है, लेकिन जो फैक्टर्स को मिलता है वो रिसीव करता है इनकम, तो उनके लिए वही सेम फैक्टर पेमेंट जो है फैक्टर इनकम बन जाती है। इकॉनमी में फैक्टर पेमेंट्स जो है उनको जो पेमेंट्स मिलते हैं फैक्टर्स को अपने सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के बदले, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे अगर किसी ने अपना लैंड लगाया है प्रोडक्शन प्रोसेस में तो उसको रेंट मिलेगा, लेबर के लिए वेजेस या सैलरी मिलती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट फिक्स्ड वर्सेस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब थोड़ा सा अकाउंटिंग के हिसाब से और इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिफरेंट है। अकाउंटिंग के हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल का मतलब फिक्स्ड एसेट्स है, जबकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो पैसा जिनको लॉन्ग टर्म हाईली इलिक्विड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल को टाइड अप कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि पैसा फिक्स्ड ऐसे एसेट्स में लगाया जाता है जिनको अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो जल्दी से बेचकर कैश अरेंज नहीं कर सकते। लिक्विडिटी के हिसाब से कैपिटल दो तरीके के हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में बहुत ही लिक्विड एसेट्स आते हैं जिनको बेचकर हम बहुत जल्दी पैसा अरेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िक्स्ड कैपिटल में ऐसे एसेट्स आते हैं जो इलिक्विड होते हैं, बहुत ज़्यादा इलिक्विड होते हैं, यानी उनको बेचकर हम जब चाहें तब कैश अरेंज नहीं कर सकते। कितने टाइम के अंदर कोई एसेट हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है, पैसा अरेंज करके दे सकता है अगर हम उसे बेचना चाहें तो, उसके हिसाब से एसेट्स की दो कैटेगरीज़ हैं। पहला नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको बेचकर पैसा अरेंज करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। नॉन करंट एसेट जो है टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी। जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट होते हैं उन्हें फिक्स्ड एसेट बोलते हैं और इन्हीं फिक्स्ड एसेट को कैपिटल एसेट्स भी बोलते हैं। और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तरीके का लीगल राइट प्रोवाइड करता है ह्यूमन माइंड के क्रिएशन को, चाहे वो कोई इनोवेशन हो, कोई आविष्कार हो। फिक्स्ड एसेट को पीपीई यानी प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट उन एसेट को बोलते हैं जो सिंगल प्रोडक्शन साइकिल में कंज्यूम नहीं होते और एक बिज़नेस जो है कई सालों तक उनको यूज़ करके अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, उसे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट को ही कैपिटल एसेट बोला जाता है। सारे फिक्स्ड एसेट जो है नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट सिर्फ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को बोलते हैं, जबकि नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट के अलावा इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स भी आते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी भी कंपनी के फिक्स्ड कैपिटल को मेजर करने के लिए लायबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि वर्किंग कैपिटल को मेजर करने के लिए लायबिलिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। वर्किंग कैपिटल में बहुत ही लिक्विड एसेट्स आते हैं जिनको बेचकर हम बहुत जल्दी पैसा अरेंज कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल से ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, मतलब उसके पास कितना पैसा है अपने
डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चा उसको डे टू डे बेसिस पे लगेगा, उस चीज़ के लिए उसके पास कितना पैसा है। वर्किंग कैपिटल दो तरीके की होती है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में कंपनी के टोटल करंट एसेट्स आते हैं। कंपनी के टोटल करंट एसेट्स में जब टोटल करंट लायबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है तो हमको नेट वर्किंग कैपिटल मिलता है, और ये जो है किसी कंपनी की ट्रू नेट लिक्विडिटी बताता है। नेट लिक्विडिटी मतलब करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है तो नेट लिक्विडिटी मिलता है, यानी कंपनी को कितने पैसा दूसरों को देना है जिसने उन्हें सर्विस या गुड्स प्रोवाइड किए हैं, माइनस कितने रिसोर्सेज कंपनी के पास खुद हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो साल भर के अंदर जिनको बेचकर पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर जो साल भर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यूज़ हो जाता है, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। और ये सब वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। वर्किंग कैपिटल को ही करंट कैपिटल भी बोलते हैं। करंट एसेट्स कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंटरी, अकाउंट्स रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश के एग्जाम्पल्स में सबसे पहले फिज़िकल टेंजिबल करेंसीज, बैंक नोट हो गए, मेटल के कॉइन्स होंगे। सेकंड, इनटेंजिबल डिजिटल मनी, मनी जो डिजिटल फॉर्म में है, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी ई-रुपीज़ हो गया। कैश इक्विवेलेंट्स वो एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं और हाईली लिक्विड होते हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीना यानी 90 डेज़ या उससे कम का होता है। एग्जाम्पल के लिए फ़िक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर फिक्स डिपॉजिट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैश इक्विवेलेंट नहीं होता। सिर्फ वही फिक्स डिपॉजिट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड उनके परचेज़ के टाइम पे 3 महीना या उससे कम का होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जब कोई बिजनेस अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर को डिलीवर कर चुका होता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में कस्टमर उसे उस गुड एंड सर्विसेज का पूरा पेमेंट कर देंगे एंड कस्टमर्स ने उसे पेमेंट नहीं किया होता है, उसे अकाउंट्स रिसीवेबल्स कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी गुड्स या सर्विस का पेमेंट पहले करते हैं और उससे बेनिफिट बाद में लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है फ्यूचर में। जैसे हम प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसके टॉक टाइम, डेटा, एसएमएस सर्विसेज के लिए पेमेंट पहले करते हैं और उन सर्विसेज को बाद में कंज्यूम करते हैं। इन्वेंटरी में 4 चीज़ें आती हैं। पहला रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स दूसरा, तीसरा फिनिश्ड गुड्स एंड चौथा एमआरओ सप्लाईज। रॉ मटेरियल्स किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो अनप्रोसेस्ड होते हैं पूरी तरह। जैसे किसी कपड़े को बनाने के लिए नॉर्मल फैब्रिक चाहिए या फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, उसे रॉ मटेरियल्स कहते हैं। इन्हीं को प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं? जो पार्शियली रेडी होते हैं, पार्शियली प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली रेडी नहीं होते हैं कस्टमर को सेल करने के लिए। सेमी फिनिश्ड गुड्स को वर्क इन प्रोग्रेस या सब असेंबलीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है फाइनल जो गुड्स होता है उससे इंटीग्रेट होते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कार का इंजन हो गया, कार का दरवाज़ा हो गया, कार का टायर हो गया, ये सब पार्शियली प्रोसेस्ड हैं और ये जब फाइनल गुड्स कार में इंटीग्रेट किए जाएंगे तो कार रेडी हो जाएगा कस्टमर को डायरेक्टली सेल करने के लिए। फाइनल गुड्स को ही फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। ये जो है पूरी तरह प्रोसेस्ड होते हैं
और रेडी टू सेल होते हैं। एमआरओ सप्लाईज क्या होते हैं? एमआरओ का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन सप्लाईज। ये ऐसे इनडायरेक्ट आइटम्स होते हैं जो किसी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन ये फाइनल गुड्स का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट, जो मशीन, जो चीज़ें लगती है उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो कोई गुड्स बना रही है, तो उस कंपनी के लेबर्स को उस गुड्स बनाते टाइम पे जो सेफ्टी गियर, जो सेफ्टी ग्लासेस चाहिए, मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, उन्हें एमआरओ सप्लाईज कहते हैं। या फिर कोई मशीन है जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम आता है, उस मशीन को अगर कहीं ख़राबी हो जाए तो उसका जो स्पेयर पार्ट्स हो गया, उसका रिपेयर पार्ट्स हो गया, उसको एमआरओ सप्लाईज कहते हैं। इन्वेंटरी टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकती है। जब कोई इन्वेंटरी अनसोल्ड होती है, यानी 12 महीने के अंदर अगर वो नहीं बिक पाती है, तो वो नॉन करंट एसेट बन जाती है। लेकिन कोई भी इन्वेंटरी फिक्स्ड एसेट कभी नहीं बनती। सर्विसेज इन्वेंटरी का पार्ट हो सकते हैं। जी हाँ, सर्विसेज भी इन्वेंटरी का पार्ट होते हैं सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए, लेकिन इन सर्विसेज को सर्विस इन्वेंटरी नहीं बोला जाता है, बल्कि कैपेसिटी बोला जाता है। कोई बिजनेस किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, उसे उस सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस की कैपेसिटी बोला जाता है। कि जैसे गुड्स को अगर हम कभी बेच नहीं पाते हैं, तो हम एक टाइम पर बेच नहीं पाते हैं, तो हम उसे जमा करके रखते हैं और बाद में बेच सकते हैं और उससे रेवेन्यू जमा करते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता है। एक बार एक सर्विस को किसी पर्टिकुलर टाइम में हम प्रोवाइड नहीं कर पाए और उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, तो वो हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। उसे एक्सपायर्ड या वेस्टेड कैपेसिटी कहते हैं, यानी उससे इमीडिएट फाइनेंशियल लॉस होता है। इसे पेरिशेबिलिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं। जैसे कोई फ़्लाइट है, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जा रही है और उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए उसको जो भी खर्चा करना था वो कर चुकी है, लेकिन अब उसके जो सारे सीट्स बुक नहीं हुए, तो जो खाली सीट्स रह गए वो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी हो गई। तो खर्चा तो उतना ही लगेगा एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने के लिए, लेकिन जो सीट्स खाली रह गए वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, यानी उस फ्लाइट का लॉस होगा। सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो रियल टाइम होती है, माने जो कस्टमर है जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनको उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसलिए कस्टमर्स को को क्रिएटर ऑफ द सर्विसेज भी बोला जाता है, क्योंकि जब तक कस्टमर प्रेजेंट नहीं होगा तब तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी सर्विसेज प्रोड्यूस और कंज्यूम एक साथ होती है एक ही टाइम पे। इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते बाद में बेचने के लिए, इसलिए इन्हें पेरिशेबल बोलते हैं। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, जब कंपनी के पास एसेट्स, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम, यानी उसके पास इनफ फंड है डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए, अपने इमीडिएट बिल्स, रेंट, टैक्सेस वगैरह को पे करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, लेबर को वेजेस देने के लिए इनफ पैसा हो, उसे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल उसका जस्ट उल्टा, जब किसी कंपनी बिजनेस एंटिटी के सर पे उधार ज़्यादा है और उसके पास पैसे कम हैं। करंट एसेट की कैटेगरी में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एसेट भी आते हैं। ये उनके यूज़ पे डिपेंड करते हैं। ऑपरेटिंग एसेट क्या होता है? जो किसी बिज़नेस के डेली फंक्शनिंग में यूज़ होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एसेट वो होते हैं जिनकी ज़रूरत किसी बिज़नेस के डेली फंक्शनिंग या डेली ऑपरेशन के लिए नहीं होती है। जैसे कोई बैंक अकाउंट है जिससे इंटरेस्ट आ रहा है, यानी इनकम तो जनरेट हो रही है बिज़नेस को, लेकिन डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ एक तरीके का ऑब्लिगेशंस है एक बिज़नेस के ऊपर किसी दूसरी पार्टी के प्रति। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन मतलब
कर्तव्य, बाध्यता, मजबूरी या कोई चीज़ जो उनको करना ही करना है या नहीं करना है, उसे ऑब्लिगेशन बोलते हैं। लाइबिलिटीज़ और डेट में क्या फ़र्क है? जितने भी डेट होते हैं, कर्जे होते हैं, वो लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारी लाइबिलिटीज़ कर्जा नहीं होता, डेट नहीं होता। डेट क्या होता है? डेट जो होता है उसका नेचर प्योरली फाइनेंशियल होता है, यानी पैसे से रिलेटेड होता है। डेट का मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो हमने किसी से उधार लिया है और हमको उसको वापस करना है, ब्याज के साथ या बिना ब्याज के साथ, उसको डेट बोलते हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया। लेकिन लाइबिलिटी में पैसे के अलावा गुड्स या सर्विस भी इंक्लूड हो सकते हैं। माने ज़रूरी नहीं है कि लाइबिलिटी में हमको पैसा ही वापस करना है, हमको कोई गुड या सर्विस भी डिलीवर करना पड़ सकता है। सेटलमेंट के पीरियड के हिसाब से लाइबिलिटी भी दो तरीके के होता है, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी ऐसे कर्जे, ऐसी ड्यूटीज़ जो किसी बिजनेस एंटिटी को साल भर के अंदर पूरा करना है, फुलफ़िल करना है, उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, एक्रूड पेरोल और जो भी टैक्सेस हैं जिनको साल भर के अंदर कंपनी को पे करना है, चुकाना है, वो आते हैं। जब कोई बिज़नेस उधार में रॉ मटेरियल खरीदता है दूसरे बिजनेस एंटिटी से अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, उसे अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। एक्रूड पेरोल वो होता है जो जब किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, जैसे कंपनी के लेबर हैं, उनको उनका लेबर का पैसा देना है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, उसे एक्रूड पेरोल कहते हैं। डिफ़र्ड रेवेन्यू क्या होता है? डिफ़र्ड रेवेन्यू को अनअर्न्ड रेवेन्यू बोला जाता है कि कंपनी ये मानता है कि अभी उसने इस रेवेन्यू को अर्न नहीं किया पूरी तरह से। डिफ़र्ड रेवेन्यू में वो पैसा आता है जो किसी कंपनी को, किसी बिज़नेस को एडवांस में मिलता है किसी गुड्स या सर्विस के बदले, जो उसने अभी तक डिलीवर नहीं किया है, प्रोवाइड नहीं किया है। और फ्यूचर में कंपनी को ये प्रोडक्ट, ये गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना है, या तो फिर पूरा पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा। जैसे कोई इवेंट का ऑर्गेनाइज़र है, किसी स्पोर्ट्स मैच के लिए या सिंगिंग कॉन्सर्ट के लिए उसने टिकट्स बेचे एडवांस में कई महीनों पहले, और उसको वो एडवांस में पैसे मिल भी गए उन टिकट्स के, लेकिन उसको वो रेवेन्यू नहीं मानेगा तब तक जब तक वो इवेंट हो ना जाए और वो अपने कस्टमर्स को वो सर्विस प्रोवाइड ना कर दे। नॉन करंट और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ एक ही हैं, बस पहले के टाइम पे फिक्स्ड लाइबिलिटी बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पे जो स्टैंडर्ड टर्म है वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी लाइबिलिटीज़, ऐसा उधार, ऐसा ऑब्लिगेशन जो किसी बिजनेस एंटिटी के ऊपर 1 साल से ज़्यादा समय तक रहता है। माने एग्जांपल, जैसे कोई लोन है लॉन्ग टर्म पे किसी बिजनेस ने लिया है किसी से, और उसका जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो 12 महीने से ज़्यादा का है, यानी 5 साल, 6 साल, कई साल, उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। या फिर जैसे किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायर होने के बाद पेंशन देना है, यानी उस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को हर महीने पेंशन के फॉर्म में पैसा देना है, और वो पेंशन जो है कई सालों तक देना पड़ेगा, तो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी हमेशा फाइनेंशियल नेचर की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी पैसे के अलावा गुड्स या सर्विसेज भी डिलीवर करना हो सकता है, जैसे कि डिफ़र्ड रेवेन्यू का एग्जांपल। कोई सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया, जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस वगैरह या कुछ हो, और सॉफ्टवेयर हो, और उनका जो वारंटी पीरियड है या सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का है, और उनको 1 साल से ज़्यादा टाइम तक उस रेवेन्यू का सर्विस प्रोवाइड करना है, उस रेवेन्यू के बदले सर्विस प्रोवाइड करना है, उसे डिफर्ड रेवेन्यू कहते हैं, और उसे नॉन करंट और वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है।
करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। लाइबिलिटीज़ दो तरीके की होती है किसी बिजनेस की, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को क्रेडिटर्स फंड या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं। ये वो ऑब्लिगेशन होते हैं जो किसी बिजनेस का थर्ड पार्टी, जो आउटसाइडर्स हैं, बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, उनके प्रति होता है। जैसे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हो गए, कोई बैंक हो गया जिससे उन्होंने लोन लिया है, या किसी इंडिविजुअल जिससे उन्होंने उधार लिया है, एट्सेट्रा। इंटरनल लाइबिलिटी वो होता है जो बिजनेस जो है अपने इनसाइडर्स को ओ करती है। जैसे कोई बिजनेस का ओनर है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया है और उस पैसे को उस बिजनेस को वापस करना है। कैपिटल लाइबिलिटी जो है इंटरनल लाइबिलिटी का हिस्सा है। जब बिजनेस का कोई ओनर जो है उस बिजनेस को स्टार्ट करने में या उसको चलाने में जो पैसा लगाता है, वो पैसा उस बिजनेस की कैपिटल लाइबिलिटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमेशा किसी बिजनेस को और एक उसके ओनर को अलग अलग एंटिटी माना जाता है, अलग माना जाता है, एक नहीं माना जाता है। यानी कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें खुद का पैसा लगाता है, तो उस बिजनेस को वो पैसा प्रॉफिट के साथ, वो पैसा उस ओनर को वापस करना है, और अगर प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट भी उस एंटरप्रेन्योर को पे करना है। और इसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, और या टू बी प्रिसाइज कैपिटल लाइबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी में और भी लाइबिलिटीज़ आती हैं कैपिटल लाइबिलिटीज़ के अलावा। यानी कैपिटल लाइबिलिटी एक तरीके का इंटरनल लाइबिलिटी है। इंटरनल लाइबिलिटी को प्रोपराइटर्स फंड भी बोला जाता है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को आउटसाइडर्स फंड भी बोला जाता है। बिजनेस के ओनर के अलावा जो दूसरे लोग उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को भी बिज़नेस को उन इन्वेस्टर्स को वापस करना है, और अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी पे करना है। उसे इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। यानी इंटरनल लाइबिलिटी में कैपिटल लाइबिलिटी भी आता है और बाकी लाइबिलिटीज़ जो दूसरे शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स के प्रति होती है कंपनी की। लेकिन कैपिटल लाइबिलिटी में सिर्फ वो पैसा आता है जो किसी बिजनेस का ओनर लगाता है, एंटरप्रेन्योर जो उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और उसको चलाने के लिए लगा रहा है, वो आता है। फिज़िकल वर्सेस टेंजिबल। फिज़िकल चीज़ों और टेंजिबल चीज़ों में क्या फ़र्क है? टेंजिबल चीज़ें वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, हाथों में पकड़ सकते हैं। लेकिन फ़िज़िकल चीज़ें क्या होती हैं जो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, इमेजिनेशन या ख्वाब नहीं है, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते। जैसे कोई प्लैनेट हो गया, पृथ्वी हो गया, मार्स हो गया, ये सब हमको पता है कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, हमारा इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन क्या हम उसको छू सकते हैं, अपने हाथों से पकड़ सकते हैं? नहीं। तो उन्हें फिज़िकल थिंग्स कहते हैं। यानी सारी टेंजिबल चीज़ें जो है वो फिज़िकल हो सकती हैं, लेकिन हर फिज़िकल चीज़ टेंजिबल हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे प्रोडक्शन की शुरुआत इनपुट से होती है, जिन इनपुट्स को इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने डिटेल में सब कुछ जान लिया है। अब हम बात करेंगे आउटपुट की। आउटपुट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बोला जाता है। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जो होते हैं टेंजिबल होते हैं, जबकि सर्विसेज जो होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं। गुड्स के एग्जांपल जैसे कोई स्मार्टफोन हो गया, कोई पेन हो गया। सर्विसेज जो होती है इनटेंजिबल होते हैं, सर्विसेज को हम छू नहीं सकते, बस हम उनके जो इफ़ेक्ट है उससे मिलने वाले कंफर्ट को फील कर सकते हैं। जैसे हमने कोई हेयर कट कराया, गुड्स को जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए, और गुड्स की जो ओनरशिप है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की जा सकती है। जैसे कोई चीज़ अगर आज मेरा है, मैं किसी और को दे दूँ तो वो उसका हो जाएगा। सर्विसेज जो हैं उनकी डिलीवरी रियल टाइम होती है, यानी जिस वक्त सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उसी वक्त उनका कंजम्पशन होता है, और उनको स्टोर करके बाद में के लिए नहीं रख सकते, और उनको उनके ओनर से, सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते गुड्स की तरह। सर्विसेज जो होते हैं वो कोई सामान नहीं होता, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है।
जिससे किसी को वैल्यू प्रोवाइड होता है, कंफर्ट मिलता है, उनके नीड्स या वांट्स सेटिस्फाई होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? एक इकोनॉमी जो है, एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होता है जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जिसमें गिव एंड टेक का एस्पेक्ट होता है। मैंने मैं किसी के लिए कुछ करूँगी तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ पैसे के बदले हो, पैसे के अलावा भी दूसरी चीज़ों का एक्सचेंज हो सकता है। जैसे मैंने किसी के लिए कुछ किया और उसने उसके बदले में मुझे अपना कोई सामान दे दिया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके जो इमोशन ड्रिवन होती है, जिनके पीछे कोई मॉनेटरी मोटिव नहीं होता है। किसी को कुछ पैसे दान दे दिए, या फिर मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बनाऊं, उनकी हेल्प करने के लिए, किसी को स्पेशल फ़ील कराने के लिए कुछ करूं और उसके बदले मैं उनसे कोई पैसा या कोई दूसरी चीज़ ना लूं, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। कंजम्पशन की वजह से किसी भी गुड्स की अवेलेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से, उस आधार पर गुड्स जो हैं दो तरीके के होते हैं। पहला राइवलरस गुड, दूसरा नॉन राइवलरस गुड्स। राइवलरस गुड्स क्या होते हैं? राइवलरस गुड्स को ही राइवल गुड्स भी बोलते हैं। राइवल गुड्स क्या है? अगर किसी एक पर्सन ने किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है, उसका जो अमाउंट या क्वांटिटी है, दूसरे लोगों के लिए कम हो गया, ऐसे गुड्स को राइवल गुड्स बोलते हैं। अगर हमने मान के चलो राइवल गुड्स का 1 यूनिट कंज्यूम किया, तो उस गुड का एग्जैक्ट सेम यूनिट कोई दूसरा इंसान कंज्यूम नहीं कर सकता। जैसे एक एप्पल है, अगर उस एक एप्पल को मैंने खा लिया तो कोई भी उसी सेम एप्पल को जिसको मैंने खाया है वो नहीं खा सकता, क्योंकि वो एप्पल ख़त्म हो चुका, कंज्यूम हो चुका, और उसका कंजम्पशन मैंने कर लिया। और अगर किसी और को एप्पल चाहिए, एप्पल मेरे अलावा किसी और को भी एप्पल खाना है, तो एप्पल के फिर से प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऐसे गुड्स को राइवल गुड्स बोलते हैं। नॉन राइवलरस गुड्स क्या होता है? नॉन राइवलरस गुड्स को नॉन राइवल गुड्स भी बोलते हैं। ये ऐसे गुड्स होते हैं कि अगर किसी ने किसी गुड्स को यूज़ किया तो वो उस गुड्स का जो क्वांटिटी, अमाउंट या अवेलेबिलिटी है, दूसरों के लिए कम नहीं हो जाता। यानी ऐसा गुड्स जिसको एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग कंज्यूम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, उसको नॉन राइवलरस गुड्स बोलते हैं। जैसे कि कोई मूवी हो गया, एक ही मूवी को एक साथ सिनेमा थिएटर में हो, टीवी पे हो, कई लोग देखते हैं और उसको इंजॉय करते हैं उसी एग्जैक्ट सेम टाइम पे। लेकिन इससे ना मूवी की क्वांटिटी में कोई फ़र्क आता है, ना उसकी क्वालिटी में। उस ऐसे गुड्स को नॉन राइवल गुड्स बोलते हैं। गुड्स के अलावा सर्विसेज जो भी हैं, राइवलरस और नॉन राइवलरस दोनों हो सकते हैं। राइवलरस सर्विसेज के एग्जांपल, जैसे कोई डॉक्टर है, वो एक ही टाइम पे एक ही पेशेंट को एग्जामिन कर सकता है उसकी अपॉइंटमेंट के हिसाब से। तो जब हम किसी डॉक्टर की सर्विस ले रहे हैं तो कोई दूसरा पर्सन उस एग्जैक्ट टाइम पे उस डॉक्टर की सर्विसेज नहीं ले सकता उस टाइम के दौरान। ऐसे सर्विसेज को राइवलरस सर्विसेज कहते हैं। नॉन राइवलरस सर्विसेज क्या होती है? जैसे कि नेशनल डिफेंस, हमारे देश की जो आर्मी है वो एक ही साथ हम सबको, हमारी कंट्री के सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है एक साथ। अगर मुझे आर्मी से, हमारे देश की आर्मी से प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और सिटीजन्स को कम प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऐसे सर्विसेज को नॉन राइवलरस बोलते हैं। कोई इंसान किसी पर्टिकुलर गुड्स को खरीद सकता है या नहीं, या अगर खरीद भी सकता है तो उसको खरीदना चाहता है या नहीं, उस हिसाब से गुड्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल गुड्स वो होते हैं जिनको सिर्फ
वही लोग एंजॉय कर सकते हैं जिन्होंने उस गुड के लिए पेमेंट किया है, पैसा दिया है, खरीदा है। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स वो होते हैं जो सभी उस जो सभी के लिए एक्सेसिबल होता है, यानी जिन लोगों ने उसका पैसा दिया है या जिन लोगों ने उसका पैसा नहीं दिया है, दोनों उस गुड्स को एंजॉय कर सकते हैं। उन्हें नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स बोलते हैं। तो हमने जाना एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी क्या है। इन दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से गुड्स जो है 4 तरीके की होती हैं। पहला प्राइवेट गुड्स, दूसरा पब्लिक गुड्स, तीसरा कॉमन गुड्स और चौथा क्लब गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? प्राइवेट गुड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ़ीचर है कि प्राइवेट गुड्स जो होते हैं एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और राइवलरस भी होते हैं। मैंने प्राइवेट गुड्स को अगर इंजॉय करना है, उनको यूज़ करना है, उनको कंज्यूम करना है, तो हमें उसकी कीमत चुकानी होगी, हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और जो उसका पेमेंट नहीं कर सकता, वो उस गुड्स को यूज़ नहीं कर सकता। यानी प्राइवेट गुड्स जो होते हैं हमेशा एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन पेयर्स जो है इन गुड्स को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो है हमेशा राइवलरस भी होते हैं, क्योंकि अगर मैंने कोई गुड को कंज्यूम किया है, उसका कोई एक यूनिट, तो दूसरे के पास दूसरा वो स्पेसिफिक यूनिट यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे पास है। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी को यूज़ करने के लिए हमको उसको ख़रीदना पड़ता है। तब जो कार नहीं खरीद सकते, वो कार की सर्विसेज को, कार को एंजॉय नहीं कर सकते। और जो अगर कोई कंपनी है वो कार बनाती है, मान के चलो 10 कार उसने बनाई है, तो अगर एक कार मैंने ख़रीद ली, तो बाकियों के लिए जो है सिर्फ 9 कार बच जाएगी। यानी मेरे एक यूनिट उस कार के कंज्यूम करने से, ख़रीद लेने से, बाकियों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। उसे राइवलरस गुड बोलते हैं। और प्राइवेट गुड्स जो है एक्सक्लूडेबल और राइवलरस दोनों होते हैं। पब्लिक गुड्स जो है 2 तरीके की होती है। पहला प्योर पब्लिक गुड्स, दूसरा इम्प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स जो होते हैं हमेशा नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है, उसकी डिटेल हम पहले ही समझ चुके हैं। लेकिन इम्प्योर पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो इन दोनों क्राइटेरिया को पार्शियली सेटिस्फाई करते हैं, यानी पूरी तरह नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस नहीं होते इम्प्योर पब्लिक गुड्स। इम्प्योर पब्लिक गुड्स को कॉसी पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। इम्प्योर पब्लिक गुड्स में क्लब गुड्स और कंजस्टेबल गुड्स आते हैं। क्लब गुड्स क्या होते हैं? क्लब गुड्स को ही आर्टिफिशियली स्कैर्स गुड्स भी बोला जाता है या टोल गुड्स भी बोला जाता है। क्लब गुड्स को आर्टिफिशियली स्कैर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको यूज़ करने पे जो रिस्ट्रिक्शन होता है, वो जो उस गुड्स के प्रोड्यूसर या प्रोवाइडर हैं, उन्होंने जानबूझ के लगाई होती है। यानी उस जैसे उस गुड किसी गुड का प्रोवाइडर ने जानबूझ के उस गुड या सर्विस के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसके उस पर उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया है, या उसकी एक फ़ी डिसाइड कर रखी है। तो जिसने भी वो फ़ी दिया, वो ही उस गुड्स को यूज़ कर सकता है, या जिसको भी वो पासवर्ड मालूम है वही उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस को यूज़ कर सकता है। इसलिए क्लब गुड्स जो होते हैं एक्सक्लूडेबल होते हैं। और क्लब गुड्स जो है एक्सक्लूडेबल होने के साथ साथ नॉन राइवलरस भी होते हैं, लेकिन ये पब्लिक गुड्स की तरह पूरी तरह से नॉन राइवलरस नहीं होते, क्योंकि क्लब गुड्स जो है इम्प्योर पब्लिक गुड्स होते हैं। यानी ये जो है एक सर्टन कैपेसिटी तक, क्लब गुड्स की एक लिमिट है, उस थ्रेशोल्ड तक ही वो नॉन राइवलरस होते हैं। उस थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जो है वो राइवलरस हो जाते हैं। जैसे कोई एरिया है, वहाँ पर वाईफाई अवेलेबल है लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो जब तक आपको उसका पासवर्ड नहीं पता, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। या जैसे आपको नेटफ्लिक्स देखना है या टीवी देखना है, तो टीवी में जो चैनल्स आते हैं, नेटफ्लिक्स जो है उसको एंजॉय करने के लिए आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता है। या कोई जिम है, उसकी सर्विसेज लेनी है, तो आपको उसके लिए मेंबरशिप फ़ी देनी पड़ेगी। यानी क्लब गुड्स जो होते हैं
एक्सक्लूडेबल होते हैं क्योंकि उनको यूज़ करने के लिए पैसा देना पड़ता है, और वो एक हद तक नॉन राइवलरस होता है, पूरी तरह नॉन राइवलरस नहीं होते। अगर पूरी तरह नॉन राइवलरस होते तो वो पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में आते, प्योर पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में आते, लेकिन पूरी तरह नॉन राइवल नहीं होने के कारण उनको इम्प्योर पब्लिक गुड बोला जाता है। अब है कंजेस्टेबल गुड्स। क्या है कंजेस्टेबल गुड्स? जो है क्लब गुड्स ही होते हैं। ये क्लब गुड्स की एक सब कैटेगरी है। जब क्लब गुड्स अपने उस मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है, उसकी एक जो लिमिट है नॉन राइवल होने की, उस लिमिट को वो क्रॉस कर जाता है, तो वो कंजेस्टेबल गुड्स हो जाता है। यानी एक जिम है, अगर वो जिम में एक ही दिन में बहुत सारे लोग आ गए तो वो क्राउडेड हो जाएगा। तो आपको उस जिम की जितने भी इक्विपमेंट है, जिसको आप नॉर्मल डेज़ में इजीली यूज़ कर पाते थे, उनको यूज़ करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इससे आपकी जो उस जिम से मिलने वाली सर्विस है उसकी क्वालिटी अफेक्ट होगी, उसको बोलते हैं। और वो जो है कंजेस्टेबल, वो जिम जो है, जिम मेंबरशिप जो है कंजेस्टेबल गुड्स या कंजेस्टेबल सर्विस बन जाएगा। जैसे कि कोई पब्लिक पार्क है या स्विमिंग पूल है, अगर नॉर्मल डेज़ में है या वो खाली है, तो हर कोई जो है उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है, और किसी के यूज़ करने से उस स्विमिंग पूल के इंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई हॉलीडे का टाइम है और बहुत सारे लोग उसी एक स्विमिंग पूल में प्रेजेंट हैं, तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जिससे हर किसी का जो स्पेस है, जो इंजॉयमेंट है, वो अफेक्ट होगा बोलते हैं। यानी वो तब वो स्विमिंग पूल जो है क्लब गुड से कंजेस्टेबल गुड बन जाएगा। कॉमन गुड्स क्या होता है? कॉमन गुड्स को ही कॉमन रिसोर्सेज या कॉमन पूल रिसोर्सेज बोला जाता है। ये गुड्स जो होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, लेकिन राइवलरस होते हैं। यानी इन गुड्स को यूज़ करने के लिए किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि इन गुड्स का कोई ओनर नहीं होता, उसका कोई ओनर नहीं होता। और कोई ओनर नहीं होता है तो लोगों को इसको यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता, और जो भी चाहे, जितनी मर्जी चाहे, जितनी क्वांटिटी में, जितने टाइम तक इन गुड्स को, इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। इसकी वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज जो है नेचर में लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर कोई मनमाने ढंग से अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ओवर यूज़ कर रहा है, तो इससे जो है रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी है उनमें कमी आती है, यानी वो डिप्लीट होता है, उनका जो स्टॉक है वो कम होता है टाइम के साथ साथ। और अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उनकी क्वालिटी में भी कमी आती है। जैसे कोई नदी है, वो कॉमन रिसोर्स है, अगर उस नदी को कोई ओन नहीं करता, कोई उसका ओनर नहीं है, तो जो चाहे वो उस नदी को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मनमाने ढंग से वहाँ कपड़े धोएंगे, वहाँ प्लास्टिक या बाकी वेस्ट फेंक देंगे, तो वो एक टाइम के बाद जो उस नदी की जो क्वालिटी थी, उसका जो फ्रेश वाटर था, वो ख़राब हो जाएगा। और इसी सिचुएशन को जब ओवर एक्सट्रैक्शन, ओवर यूज़ या गलत तरीके से यूज़ की वजह से जो रिसोर्सेज है, कॉमन रिसोर्सेज है, जिनको सब यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सक्लूडेबल नहीं है, जिनके लिए किसी को पेमेंट नहीं करना है, उनकी क्वालिटी ख़राब होती है, उसी को ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स बोलते हैं। यानी कॉमन गुड्स जो है नॉन एक्सक्लूडेबल तो है, लेकिन राइवलरस होती हैं, क्योंकि एक इंसान के सही तरीके से यूज़ नहीं करने से दूसरे इंसान के लिए भी उस जो गुड्स की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होती है, या कम होती है, ख़राब होती है। गुड्स के अलावा, यहाँ हमने गुड्स की बात की, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गुड्स के अलावा सर्विसेज भी एक्सक्लूडेबल भी हो सकती है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी हो सकती है, और राइवल भी हो सकती है, नॉन राइवल भी हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से इकोनॉमी को जो है 5 सेक्टर में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, चौथा क्वाटरनरी और पांचवा क्वीनरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जो धरती से डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करे। जैसे कोई ओपन ओशन है, वहाँ से या तालाब से डायरेक्ट मछलियाँ निकालना और उन्हें मार्केट में बेचना, इनकम जनरेशन के लिए।
जितने भी जॉब्स प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे फिशिंग हो, फार्मिंग हो, माइनिंग हो, उन सारे जॉब्स को रेड कॉलर जॉब्स बोलता है। प्राइमरी सेक्टर जो होता है इन रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करता है। जैसे जो लोहा प्राइमरी सेक्टर ने एक्सट्रैक्ट किया है उसके रॉ फॉर्म में, उसको स्टील बनाना और स्टील बनाकर उससे कार बनाना, उससे स्टील के सामान बनाना, स्टील का दरवाज़ा, स्टील का बेंच। जितने भी जॉब्स हैं जो सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, उन सारे जॉब्स को ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर जो है इनको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे बिजनेस पर्सन हो या इंडिविजुअल्स हो, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को अगर मैं घर में रखूँगी तो ना मुझे उससे कोई इनकम होगी, और अगर चोरी हो गई तो नुकसान हो सकता है। तो उस पैसे को अगर मैं बैंक में रखूँगी तो वो सेफ़ भी होगा और उससे मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इनकम भी जनरेट होगा। तो ये जो बैंकिंग फैसिलिटी है ये एक तरीके की सर्विस है। जैसे मैं बीमार हूँ और मुझे अपना हेल्थ चेकअप कराना है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, तो ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं ये भी एक तरीके की सर्विस है। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं ट्रेन से जाऊँगी, बस से जाऊँगी या एरोप्लेन से जाऊँगी, जिससे मेरा टाइम भी बचेगा, मेरी एनर्जी भी बचेगी। ये भी एक तरीके की सर्विस है जो ट्रांसपोर्टेशन में आती है। तो टर्सरी टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ये जो इंडिविजुअल हो या बिजनेसेस हो, सबको सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी जो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ऐसे सेक्टर को क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं। टर्शरी और क्वाटरनरी, इन दोनों सेक्टर्स में काम इन दोनों सेक्टर से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनको वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। ये जॉब्स जो होते हैं जनरली ऑफिस बेस्ड होते हैं, जो एक डेस्क पे बैठकर कोई भी एम्प्लॉय करता है। जितने भी टर्शरी सेक्टर की जॉब्स हैं उनको तो वाइट कॉलर जॉब्स बोला जाता है, लेकिन जो क्वाटरनरी सेक्टर की भी जो जॉब्स हैं वाइट कॉलर जॉब्स बोला जाता है, क्योंकि भले ही ये इन जॉब्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी ये जो रोल्स हैं, ये इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेते, बहुत बड़े लीडरशिप स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए इनको भी वाइट कॉलर जॉब्स बोला जाता है। उसके अलावा टर्शरी सेक्टर में कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिनको पिंक कॉलर जॉब्स बोला जाता है। पिंक कॉलर जॉब्स जो होते हैं, जो केयर ओरिएंटेड सर्विसेज होती हैं, जिसमें लोगों की देखभाल करना शामिल होता है, जैसे नर्सिंग हो या चाइल्ड केयर हो या कोई सोशल वर्क हो। फिर है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर माने जो में वो लोग आते हैं जो बहुत टॉप के पोस्ट में हो और जो सबसे बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो सीईओ होगा वो जो वो जो है क्वीनरी सेक्टर के अंदर आएगा, क्योंकि उस कंपनी के सबसे बड़े बड़े फैसले वो लेगा। या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, पीएम हो, सीएम हो। क्वीनरी सेक्टर क्वीनरी सेक्टर से रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं उनको गोल्ड कॉलर जॉब्स बोला जाता है। एक इंडस्ट्री का जो आउटपुट है किसी इकोनॉमी में, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री, दूसरे फर्म, दूसरे बिजनेस के लिए इनपुट का काम कर सकता है। जैसे कोई स्टील बनाने वाली फैक्ट्री है, वो उसका आउटपुट है, लेकिन वही स्टील जो है दूसरी कंपनी के लिए जो गाड़ियाँ बनाती हो या स्टील का सामान या बेंच बनाती हो, उनके लिए इनपुट का काम करेगा। और इस इंटरडिपेंडेंसी को इनपुट आउटपुट मॉडल जो है ट्रैक करता है, ट्रेस करता है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं किसी इकोनॉमी की, फर्म्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं और कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इन इंटरडिपेंडेंसीज को इनपुट आउटपुट मॉडल
ट्रैक करता है, ट्रेस करता है, मेजर करता है। इस मॉडल को इकोनॉमिस्ट वैसिली लियोन्टिफ ने डेवलप किया था। प्रोडक्शन साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल में क्या फ़र्क है? प्रोडक्शन साइकिल उस प्रोसेस को बोलते हैं जब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड कंप्लीट होता है, बनकर तैयार होता है। उस प्रोसेस में जितना समय लगता है उसे प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है, फिनिश गुड्स रेडी होने के बाद जब उसको कस्टमर को सेल करते हैं और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उस टाइम पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। यानी ऑपरेटिंग साइकिल में प्रोडक्शन साइकिल इंक्लूडेड है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं उसे सेल कैसे करेंगे। यानी ऑपरेटिंग साइकिल मतलब प्रोडक्शन साइकिल प्लस उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने से पैसा मिलने तक के टाइम पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। कस्टमर और एंड कंज्यूमर में क्या फ़र्क है? कस्टमर वो होता है जो किसी गुड्स या सर्विस का पेमेंट करता है, उनको ख़रीदता है, यानी सिंपली एक बायर किसी गुड्स या सर्विस का, उसको कस्टमर बोलते हैं। लेकिन एंड कंज्यूमर वो होता है जो उस गुड्स या सर्विस को यूज़ करता है, एक्सपीरियंस करता है। जैसे अगर कोई खिलौना है, अगर अपने बच्चे के लिए किसी पेरेंट ने खिलौना ख़रीदा है तो वो उस खिलौने के कस्टमर हुए, क्योंकि उन्होंने उस खिलौने के लिए पेमेंट किया है। लेकिन जो बच्चा है जो उस खिलौने के साथ खेलेगा, वो उस खिलौने का एंड कंज्यूमर होगा। क्या एक ही पर्सन कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग भी हो सकते हैं, और कस्टमर और कंज्यूमर एक ही पर्सन भी हो सकता है। जैसे अगर मैं अपने लिए जूते खरीदूँ तो मैं उस जूतों की कस्टमर होंगी, क्योंकि मैंने उसके लिए पेमेंट किया है। लेकिन उस खरीदे हुए जूते को मैं ही पहनूँ तो मैं उस जूते की कंज्यूमर भी कहलाऊँगी। कितने तरीके की होती है? इकॉनमी जो है 3 तरीके की होती है। पहला है कैपिटलिस्ट इकॉनमी, जिसको मार्केट बेस्ड इकॉनमी भी बोलते हैं। दूसरा सोशलिस्ट इकॉनमी, जिसको कमांड इकॉनमी भी बोलते हैं। तीसरा है मिक्स्ड इकॉनमी, जो ये दोनों प्रिंसिपल्स का ब्लेंड होता है, मार्केट और कमांड इकॉनमी का। मार्केट इकॉनमी क्या होता है? मार्केट इकॉनमी में जो एक्टिविटीज़ होती है वो सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड होती हैं। गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है, उनका जो रोल होता है, वो बहुत कम होता है या नहीं होता है। और जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज ओन करते हैं, और सारे डिसीजन है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किन के लिए करना है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनको किससे प्रॉफिट होगा। कमांड इकॉनमी क्या होता है? कमांड इकॉनमी को प्लान्ड इकॉनमी भी बोलते हैं। इसमें जो है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो सारी चीज़ें का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट का जो फोकस होता है प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सोशल वेलफेयर होता है, लोगों का भलाई होता है। अगर कोई इंसान पे ना भी कर पाए किसी गुड्स या सर्विस के लिए, तो भी रिसोर्सेज को यूज़ करके गवर्नमेंट उनके लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। लेकिन मार्केट इकॉनमी में ऐसा नहीं होता। मिक्स्ड इकॉनमी जो है मार्केट इकॉनमी और कमांड इकॉनमी, इन दोनों के जो एलिमेंट्स है उनको ब्लेंड करके बना है, उनका मिक्सचर है, इसलिए इसे मिक्स्ड इकॉनमी बोलते हैं। मिक्स्ड इकॉनमी में दोनों ही सेक्टर आते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, और दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी जिन एरियाज़ पर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, उन एरियाज़ पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जिन चीज़ों को मार्केट के लिए छोड़ देना चाहिए उन एरियाज़ पर मार्केट कंट्रोल करती है। एसेट की ओनरशिप के हिसाब से भी इकोनॉमी जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, जैसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट एसेट्स का ओनर गवर्नमेंट होता है, और वो जो है बहुत सारे डिसीजंस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उन एसेट्स को यूज़ करके उसे पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। जैसे पुलिस हो गई, या
गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, जो गवर्नमेंट स्कूल हो गई, उनसे जो हमको सर्विसेज मिलती है वो गवर्नमेंट हमको देती है, क्योंकि हम उसके सिटीजन्स हैं, ना कि इसलिए कि हम वो हमको ये सर्विसेज बेच सके और उससे पैसा कमा सके। तो उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो होता है प्राइवेटली ओन्ड होता है। जब कोई एसेट जिसका ओनर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या कंपनी है और वो हमको अपने गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए प्रोवाइड कर रही है ताकि वो उससे प्रॉफिट कमा सके, ऐसे उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जैसे कोई प्राइवेट बैंक हो गया या प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, यानी जो गवर्नमेंट है हमको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है या कोई गुड्स प्रोवाइड करती है तो वो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए होता है। अगर हम पे ना भी कर पाएँ तो भी हमको वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो हमको कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है। जो उसके गुड्स एंड सर्विस के लिए पे नहीं कर सकता, उनको वो उनके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। वर्किंग कंडीशन के हिसाब से भी इकोनॉमी की दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पहला ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी होती है। अगर आप बीमार पड़ गए तो आप छुट्टी ले सकते हो और उस छुट्टी का आपको पैसे नहीं डिडक्ट होंगे, आपको इंश्योरेंस मिलता है या वर्किंग कंडीशंस अच्छे होते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होता है वहाँ की जो वहाँ पे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होता है, मतलब कोई भी कभी भी अपने उस वर्कर्स को हायर भी कर सकता है और मनमाने जॉब से निकाल भी सकता है। वहाँ कोई वहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप एक दिन काम ना करो तो आपको वहाँ पे पेड लीव नहीं मिलेगी। बहुत सारी जो सर्विसेज ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं मिलेगी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी लीगली रजिस्टर्ड होता है, लेकिन जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कंपैरिजन में लेस स्ट्रिक्ट होते हैं, लेस इलेबोरेट होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, जबकि जनरली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को उनके एम्प्लॉयर्स की तरफ से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलता, बल्कि जो गवर्नमेंट उनके लिए स्कीम्स चलाती है उनके थ्रू मिलता है।